हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 75। अब आगे। आस्था अब डर गई क्योंकि अरमान जिस तरह से पिछली रात उसके किस तरह से पास आया था, वो बात वह अभी तक भूली नहीं थी। फटाफट से वह पीछे सिमटकर खड़ी हो गई और तब उसे आस्था की कही हुई बातें याद आई थी कि वह कभी भी उसके साथ बेड पर नहीं आना चाहती है। ये सब सोचते हुए एक बार फिर से उसका पारा बढ़ रहा था, लेकिन आस्था उस वक्त बीमार थी तो अपना गुस्सा उस पर भी नहीं उतार सकता था। इसलिए अरमान फटाफट से वह वहां से बाहर निकल चुका था और अरमान अपनी कार लेकर बाहर निकला था, जिसे आकाश ने देख लिया था। आकाश और सुमित जो कि इस वक्त एक साथ थे और जरूरी एक मामले डिस्कस कर रहे थे। हालांकि उन्होंने उस मिशन की पूरी डिटेल अरमान को सेंड कर दी थी, लेकिन अरमान को अकेले निकलते हुए देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए, तो फटाफट से उन्होंने भी अपने कपड़े चेंज किए और अपना मास्क लिया और अरमान के ठीक पीछे जाने लगे। ध्रुव और आहान को उन्होंने अपने साथ नहीं लिया था क्योंकि उस वक्त ध्रुव और आहान एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करने के बाद एक गहरी नींद में सो चुके थे। कहीं न कहीं सुमित उन दोनों को सोते हुए देख चुका था, तो इसीलिए वह लोग अब अकेले ही उस मिशन को हैंडल करने के लिए जाने लगे थे। वह मिशन कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स का था, जो वीर रायचंद का ड्रग्स भारी मात्रा में समुद्री रास्ते से आ रहा था। अरमान एक तो अभी आस्था से बातें करने के बाद फ्रस्ट्रेटेड था, साथ ही साथ उसे आस्था की एक एक बात याद आ रही थी, तो वह अपना गुस्सा किसी न किसी पर उतरना चाहता था। तो इसलिए उसे आकाश की भेजी हुई डिटेल्स याद आई कि आज रात को ठीक 2:30 से 3 बजे के बीच एक बड़ा ड्रग्स कंटेनर समुद्री रास्ते से आने वाला है। तो अरमान ने सोचा कि वह वहां जाकर उन लोगों पर अपना गुस्सा उतारेगा। इसीलिए डेविल किंग के बिना किसी तैयारी के अकेला वहां जाना चाहता था। हालांकि उसका मास्क हमेशा उसकी गाड़ी में मौजूद रहता था। जल्दी ही वह वहां पहुंच चुका था और जैसे ही वहां गया उसने देखा कि वहां पर कम से कम 40 से 50 आदमी थे, जो भारी मात्रा में ड्रग्स को दूसरी गाड़ियों में शिफ्ट कर रहे थे। ऑलरेडी ड्रग्स समुद्र के किनारे पहुंच चुका था और सभी आदमी उन्हें गाड़ियों में शिफ्ट कर रहे थे, भर रहे थे। हालांकि सुमित और आकाश को उन पर हमला करना था, लेकिन उनका प्लान कि जिस जगह ड्रग्स रखा जाएगा उस जगह को वह अपना निशाना बनाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि यूं ही इस तरह से अरमान सीधा समुद्र पर पहुंच जाएगा। और वहां जाकर जल्दी ही अरमान ने फायरिंग करना शुरू कर दिया था। अब जैसे ही वीर के आदमियों को इस बात का एहसास हुआ कि उन पर हमला हो चुका है, बदले में वह भी हवाई फायरिंग करने लगे थे। अरमान क्योंकि बिना तैयारी के वहां आया था, उन्हें जल्दी उसने डेविल किंग का मास्क पहन लिया था और अपनी बंदूक की लेकर बिना किसी सिक्योरिटी के जल्दी वह अपनी कार से उतरकर उन लोगों पर सीधे सीधे हमला करने लगा था। वहां पर चारों तरफ से गोलियों की बरसात हो रही थी। जैसे तैसे अरमान खुद को बचाता हुआ उसके आदमियों तक पहुंच रहा था, एक एक करके सबको ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। इसी बीच वीर रायचंद के एक आदमी की गोली अरमान सिंघानिया की बाजू को छूकर निकल गई थी। उसके हाथों से खून निकलना शुरू हो गया था। ठीक उसी वक्त आकाश और सुमित भी वहां पहुंच चुके थे। तब तक अरमान ने आधे से ज्यादा आदमी मार गिराए थे। आकाश और सुमित बिजली की सी तेजी से उन सभी आदमियों पर टूट पड़े। इतना ही नहीं, अरमान सिंघानिया जिसका हाथ उस वक्त घायल हो चुका था, उसके बाद भी वह नहीं रुका था। एक एक आदमी को पकड़कर बड़ी ही बुरी तरह से वह उसे कुत्ते की मौत दे रहे थे। ऐसा लगने लगा मानो कि 3-3 डेविल्स उस वक्त वहां उतर आए हो। तीनों बड़े ही बुरी तरह से एक आदमी को पकड़ पकड़ कर मार रहे थे और तीनों डेविल का इतना भयानक रूप देखने के बाद कुछ आदमी डर के मारे वहां से भाग निकले थे, लेकिन उन्हें भागते हुए देखकर अरमान, सुमित और आकाश उन्हें भगा भगा का पकड़ कर मार रहे थे। लेकिन लकीली 2 से 3 आदमी बचकर वहां से निकल चुके थे, क्योंकि इतनी भयानक मौत देखने के बाद उन लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह लोग वहां रुक सके, इसीलिए सभी वहां से भाग गए। अब अरमान को भले ही गोली हाथ से छूकर गई थी, लेकिन उसका ब्लड काफी ज्यादा बह गया था, जिसकी वजह से उसका शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। फटाफट से आकाश और सुमित ने उसे संभाल लिया। आकाश अरमान पर गुस्सा होते हुए बोला, यह क्या था अरमान, तुम्हें इस तरह से बिना सिक्योरिटी के यहाँ नहीं आना चाहिए।
वैसे भी प्लान के अकॉर्डिंग हमें यहाँ ड्रग्स को डिस्ट्रॉय वहाँ करना था जहाँ ये ड्रग्स रखा जाना था, साथ ही साथ में रायचंद के ड्रग्स रखने के अड्डे को भी खत्म करना था। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी यहाँ आने की? हाँ, तब अरमान हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्योंकि डेविल किंग को खून की प्यास लगी थी। अब जैसे ही अरमान ने बड़ी ही बुरी तरह से ये कहा, अंडस्को अब उसका चेहरा जो कि उस वक्त खून से लथपथ था, क्योंकि जब अरमान वीर के आदमियों को चाकू घोंपकर मार रहा था, खून की छींटे उसके पूरे चेहरे पर जा पड़े थे। और जैसे ही सुमित और आकाश ने उसके हालात पर गौर किया तो एक पल को वह भी सहम से गए थे। उसे वक्त अरमान सिंघानिया वाकई डेविल किंग का एक बड़ा ही खतरनाक रूप लग रहा था। अरमान को इस तरह से देखने के बाद सुमित ने आकाश से कहा, मुझे लगता है हमें पहले इसे लेकर हॉस्पिटल चलना चाहिए। तब अरमान बोला, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले सारा का सारा ड्रग्स अभी और इसी वक्त डिस्ट्रॉय कर दो और डेविल किंग का पैगाम वीर रायचंद तक पहुंचा दो कि जब जब वह कोई भी गलत काम करने की कोशिश करेगा, डेविल किंग उसके आदमियों को इसी तरह से मारेगा और बहुत जल्द वीर रायचंद का भी खात्मा कर देगा। अरमान ने जैसे ही नफरत और गुस्से से ये कहा, आकाश ने केवल सपाट चेहरे के साथ उसे देखा और सुमित की ओर इशारा किया था। सुमित ने जल्दी ही अरमान को वहां से उठा लिया था और जल्दी अरमान की कार से कुछ बम लाकर उन्होंने सभी ट्रक कंटेनर में लगा दिए थे और जल्दी कार में बैठकर वह लोग वहां से रवाना हो चुके थे। कार में बैठते ही उन्होंने बटन प्रेस किया था। जो भी बम उन्होंने ड्रग्स कंटेनर पर लगाए थे, उनका रिमोट इस वक्त आकाश के हाथों में था और आकाश ने वह टाइम और अरमान के हाथों में दे दिया था। तब अरमान तिरछा सा मुस्कुराया और जल्दी उसने बटन प्रेस कर दिया था और देखते ही देखते सारा ड्रग्स का बड़े धमाके की आवाज के बाद जलने लगा था और वह लोग उसी रात जल्दी सिंघानिया मेंशन में पहुंच चुके थे। हालांकि सुमित ने और आकाश से कहा भी था कि उन्हें पहले हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन अरमान ने साफ मना कर दिया था क्योंकि वह हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था। उसने बोल दिया कि वह फार्म हाउस के डॉक्टर टीम को विला में बुला ले। लेकिन तभी आकाश ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर रश्मि वहां मौजूद है, वह तुम्हारे ट्रीटमेंट कर देगी। तब सुमित बोला, लेकिन डॉक्टर रश्मि केवल अरमान सिंघानिया को जानती है, डेविल किंग को नहीं जानती है। अगर उसे उस पर शक हो गया तो तब क्या होगा? तब आकाश बोला, तुम फिक्र मत करो, उसे मैं देख लूंगा। ऐसा कहकर आकाश कुछ सोचने लगा था, क्योंकि डेविल किंग का जो फार्म हाउस था वो काफी ज्यादा दूरी पर था। अगर वहां से डॉक्टर की टीम आने तक काफी वक्त लग सकता था और चूंकि अरमान का खून काफी ज्यादा बह चुका था तो इसीलिए वह लोग किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और जल्द से जल्द अरमान का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। वह जल्दी ही अरमान सिंघानिया मेंशन में पहुंच चुका था और वह लोग अरमान के कमरे में ना जाकर सीधा सिंघानिया मेंशन में ही बने एक तहखाने में चले गए। इसके बारे में केवल उन पांचों को ही पता था। अरमान अब काफी हद तक बेहोश हो चुका था, उसका पर पूरा शरीर खून से लथपथ था, जगह जगह खून के निशान थे। हालांकि उसमें से ज्यादातर खून वीर रायचंद के आदमियों का था। अरमान का खून तो केवल उसके हाथ से ही बह रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर उस वक्त पूरा खून में लथपथ था। सुमित उसके साथ ही रुक गया था। तब आकाश ने सुमित से कहा, तुम अरमान का यही ख्याल रखो, मैं डॉक्टर रश्मि को लेकर आता हूँ। तब सुमित बोला, तुम केयरफुल होकर डॉक्टर रश्मि को लेकर आना, क्योंकि आस्था भी उसी के साथ है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? तब आकाश ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी, क्योंकि वह दोनों ही नहीं चाहते थे कि आस्था अरमान को इस हालत में देखें। जल्दी ही आकाश डॉक्टर रश्मि और आस्था के कमरे की ओर चला गया था। अब उसे समझ नहीं आया कि वह कमरे के अंदर कैसे जाएं, क्योंकि इस तरह से लड़कियों के कमरे में जाना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। डॉक्टर रश्मि और आस्था उस वक्त दोनों ही सो चुकी थी और इस तरह से वह सीधे सीधे रश्मि के कमरे का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकता था, क्योंकि इससे आस्था की नींद खुल सकती थी। इसीलिए आकाश सीधा मेंशन के ठीक पीछे चला गया था। वहां जाकर उसने खिड़की पर जो जाली लगी हुई थी उसे जाली को खोला था और उसके बाद उसके थ्रू वह आस्था और रश्मि के कमरे में इंटर हुआ था। उसने देखा कि वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बेफिक्री से सो रही थी। आस्था ने उस वक्त वही कपड़े पहने थे
जिस कपड़ों में वह अस्पताल से आई थी, क्योंकि अरमान के जाने के बाद जब अरमान उसे धमकी देकर गया था, रश्मि उसके पास आई और वह समझ चुकी थी कि अरमान ने जरूर उसे अपनी बातों से फिर से हट किया है। इसीलिए आस्था की आंखों में आंसू है। तो इसीलिए डॉक्टर रश्मि ने पहले आस्था को अपने पास बिठाया, उसे दवाई दी, क्योंकि ऑलरेडी हल्का फुल्का खाना वह उसे खिला चुकी थी। दवाई देने के बाद उसका सर उसने अपनी गोद में रखा और उसका सर सहलाते सहलाते उसने आस्था को गहरी नींद में सुला दिया था। उसके बाद उसने अपने कपड़े चेंज किए थे। आस्था उन्हीं कपड़ों में सोई हुई थी, लेकिन डॉक्टर रश्मि ने उस वक्त नाइट ड्रेस पहनी हुई थी जो हल्के पिंक कलर की थी और उसमें केवल एक हल्की सी पतली सी डोरी थी, जिसमें डॉक्टर रश्मि बड़ी ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। वही आकाश जैसे ही उसे रूम में आया और उसकी नज़र डॉक्टर रश्मि पर पड़ी तो वो पूरी तरह से चौंक गया था। अब उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अगर इस तरह से डॉक्टर रश्मि को आवाज़ लगाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर रश्मि एकदम से डर जाए और अचानक से शोर मचा दे। तो इसीलिए आकाश ने वहां खड़े होकर सबसे पहले अपने सीधे हाथ से डॉक्टर रश्मि के मुंह को दबा दिया था। वही डॉक्टर रश्मि को जैसे सोते सोते इस बात का एहसास हुआ कि उसका दम घुट रहा है। उसने तुरंत डर के मारे अपनी आंखें खोल लिए थी और अपने सामने आकाश को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। तब आकाश ने बड़े ही धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए कहा, देखो डॉक्टर, मैं अभी तुम्हारे मुंह से हाथ हटा दूंगा, लेकिन तुम्हें शोर नहीं मचाना है। तुम्हें मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अब जैसे ही आकाश ने डॉक्टर रश्मि से यह कहा, रश्मि ने अपनी आंखें झपका दी थी। अब रश्मि की आंखों का इशारा पाकर आकाश ने जल्दी ही उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया था। तब रश्मि उठकर बैठ गई थी और गहरी और लंबे सांस लेने लगी थी। उसने जल्दी ही कमरे की हल्की सी लाइट जला दी थी, जो कि लाइट बल्ब था। उसमें रश्मि और भी ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। हल्के से रेड कलर के बल्ब में डॉक्टर रश्मि का चेहरा बड़ा ही प्यारा चमक रहा था। आकाश की नजरें बार बार रश्मि के चेहरे से होते हुए उसके बड़े खूबसूरत जिस्म पर जा रही थी, क्योंकि उसकी पतली सी कमर, ऊपर से स्लीवलेस नाइट ड्रेस साथ उसके शरीर पर एकदम अट्रैक्टिव, एकदम परफेक्ट लग रहा था। अब डॉक्टर रश्मि ने जैसे ही आकाश की नजरों का पीछा किया, उसने खुद को तुरंत ही अपने हाथों से अपने जिस्म पर कवर किया और उसकी ओर देखकर बोली, इतनी रात को क्या तुम मुझे ताड़ने के लिए आए हो? देखो मिस्टर आकाश मल्होत्रा, मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मैं अब तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। तब आकाश रश्मि की बातें सुनकर झिप गया था, क्योंकि उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे वह किसी लड़की को इस तरह से देख सकता है। फिर आकाश ने भी रुटोन में उसे जवाब दिया, देखो मुझे तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं है, समझी तुम? और हाँ, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूँ कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। आकाश ने गंभीरता से कहा, तुम अपने डॉक्टर का सामान लो और मेरे साथ चलो। वह दोनों सब काफी धीमी धीमी तरीके से बातें कर रहे थे ताकि आस्था उनकी बात ना सुन ले, लेकिन अब डॉक्टर रश्मि ने जैसे ही आकाश की बात सुनी वह चौंक गई और बोली, देखो इतनी रात को मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ, समझे तुम? और अब जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचाकर सबको यहाँ बुला लूंगी और दादाजी को बता दूंगी कि उनका लाडला मिस्टर आकाश चोरी छुपे मेरे कमरे में आया है और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये कहा, आकाश के सब्र का बांध टूट गया था। अचानक से उसने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया था, उसका चेहरा अपने ओर करके बोला, अपनी फालतू की बकवास बंद करो, अपने छोटे से दिमाग में इस तरह के आइडियाज लाना बंद करो। फिर आकाश ने कड़वाहट भरी आवाज में बोला, तुम्हें जो कह रहा हूँ वह करो अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। आकाश गुस्से से घूरते हुए दांत पीसते हुए बोला। एपिसोड 76 अब आगे। कहीं ना कहीं आकाश की आंखों में डर और साथ ही साथ उसके गुस्से में उसे सच्चाई नजर आई थी। तब डॉक्टर रश्मि ने सोचा कि शायद वाकई इस वक्त किसी को उसकी जरूरत है, तो डॉक्टर रश्मि ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। तब आकाश ने उसके बालों को छोड़ा। डॉक्टर रश्मि ने फटाफट से अपनी किट उठा ली थी, क्योंकि अपनी एक किट वह हमेशा से ही अपने पास रखकर सोया करती थी कि ना जाने कब किसे उसकी जरूरत पड़ जाए।
और फटाफट से जैसे ही आकाश के साथ जाने लगी, आकाश ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। आकाश ने उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा था और धीमी आवाज में बोला, ये क्या कर रही हो तुम? तब डॉक्टर रश्मि बोली, क्या कर रही हूँ मतलब? तुमने तो बोला है कि किसी को मेरी जरूरत है तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तभी आकाश झल्लाते हुए बोला, क्या इस तरह से तुम सबके सामने जाओगी? हाँ, आकाश ने उसके कपड़ों की ओर इशारा किया। तब डॉक्टर रश्मि को भी अपने पहने हुए कपड़ों का एहसास हुआ और वह आकाश से नजरें चुराते हुए बोली, छोड़ो मेरा हाथ। उसने आकाश से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। अब जैसे डॉक्टर रश्मि ने कहा, आकाश तुरंत दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और मन में बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे मुंह दूसरी तरफ करने तो इस तरह कह रही है जैसे मैंने अभी कुछ देखा ही ना हो। वह अगले पल जल्दी से डॉक्टर रश्मि ने अपनी नाइटी के ऊपर का शर्ट अच्छी तरह से पहन लिया था, जो कि पूरी बाजू का था, जिससे उसका पूरा शरीर कवर हो चुका था। फिर अपना ब्रीफकेस उठाकर वह बोली, अब चलो। तब आकाश ने उसकी ओर देखा और ये देखकर कि अब डॉक्टर रश्मि के जिस्म का कोई भी हिस्सा रिवील नहीं हो रहा है तो वह उसकी देखकर तिरछा सा मुस्कुराया, लेकिन ये मुस्कुराहट केवल कुछ ही पल के लिए थी, जिसे कोई भी देख नहीं पाया था। और जल्दी ही वह आगे कदम बढ़ाकर चल दिया था और रश्मि उसके ठीक पीछे पीछे जाने लगी थी। और जल्दी ही आकाश रश्मि को सीधा सिंघानिया मेंशन के उस तहखाने के पास ले गया था, जहां पर डॉक्टर रश्मि में मेंशन के तहखाने को देखकर हैरान थी। आकाश आगे आगे जा रहा था और उसके ठीक पीछे पीछे रश्मि जा रही थी। आकाश इस बीच उसे कुछ भी नहीं बोला, वह तो बस हैरानी से देखते हुए आगे बढ़ रही थी। और जैसे ही उसकी नज़र घायल अरमान पर पड़ी तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और फटाफट से वह उसके पास गई और डरी हुई आवाज में बोली, अरमान, अरमान उठो प्लीज। यह क्या हुआ तुम्हें? अरमान अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था और फिर अचानक से इसे कैसे क्या हो गया है? ऐसा कहकर वह बारीक बारी से कभी सुमित को देख रही थी तो कभी आकाश को देख रही थी। तभी सुमित बोला, डॉक्टर रश्मि प्लीज, इस वक्त फिलहाल ये बातें या सवाल या जवाब करने का नहीं टाइम नहीं है। आप फटाफट से अरमान की ड्रेसिंग कर दीजिए क्योंकि उसका काफी खून बह चुका है। अब जैसे ही सुमित ने ये बोला, रश्मि ने बिना देरी किए फटाफट से अरमान को ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। पहले उसने अच्छी तरह से उसकी ड्रेसिंग की, उसका पूरा शरीर क्योंकि खून से भरा हुआ था, तो भला डॉक्टर रश्मि उसको पूरे शरीर को कैसे साफ कर सकती थी? और कहीं ना कहीं रश्मि की हिचकिचाहट, रश्मि का इस तरह से रिएक्ट करना आकाश ने देख लिया था। वह बोला, डोंट वरी, तुम सिर्फ उसके हाथ की ड्रेसिंग करो, उसके बाद उसके ब्लड को हम अपने आप क्लीन कर देंगे। अब जैसे ही आकाश ने ये कहा, रश्मि ने राहत की सांस ली और फटाफट से उसने अरमान के हाथों के जख्म को अच्छी तरह से साफ करके वहां पर कुछ स्ट्रिचेस करने के बाद उसने पट्टी कर दी थी। और उसके बाद वह एक नज़र सुमित और आकाश की ओर देखते हुए रश्मि ने जल्दी ही अरमान को कुछ इंजेक्शंस भी दे दिए थे और फिर आकाश की ओर देखते हुए बोले, अरमान को अब अगली सुबह ही होश आ पाएगा, मैंने ड्रेसिंग कर दी है, साथ साथ उसे कुछ इंजेक्शंस दिए हैं जिससे उसे वीकनेस कम होगी और पेन कम होगा, पर इस तरह से इसे ब्लड की हालत में नहीं रहना चाहिए, तो उसको आप दोनों अच्छी तरह से क्लीन कर दे, वरना इसे इन्फेक्शन हो सकता है प्लीज। क्योंकि इस वक्त अरमान बड़ा ही भयानक और खतरनाक सा लग रहा था, जिसे देखकर कोई भी नॉर्मल इंसान बुरी तरह से घबरा जाता। जब इतनी बड़ी डॉक्टर रश्मि, जो कि ने कितने बुरे से बुरे एक्सीडेंट केस और ना जाने क्या क्या केस हैंडल कर चुकी थी, वह इस तरह से उसे देखकर सहम गई थी तो बाकी लोगों की क्या औकात थी। वही डॉक्टर रश्मि जैसे ही अपना ब्रीफकेस लेकर वहां से जाने लगी, अचानक से उसका ब्रीफकेस उसके हाथ से छूट गया था, क्योंकि उसके ठीक सामने आस्था को खड़ी हुई देख लिया था। फ्लैशबैक, जब आकाश डॉक्टर रश्मि को लेकर जा रहा था, ठीक उसी वक्त आस्था की भी आंखें खुल गई थी, क्योंकि वह डॉक्टर रश्मि का हाथ पकड़कर सोई हुई थी, क्योंकि उसे अरमान से काफी डर लग रहा था। लेकिन यूं रात के वक्त डॉक्टर रश्मि का इस तरह से आकाश के साथ जाता हुआ देखकर आस्था को कहीं ना कहीं अजीब लगा था, इसलिए वो उन दोनों के
पीछे पीछे तहखाने तक आ गई थी। फ्लैशबैक। और इस बीच उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। अब आस्था को अपने सामने देखने के बाद आकाश और सुमित भी हैरान हो गए थे। लेकिन आस्था तो जोरों से चीखने लगी थी। वह तो लकीली वह पूरा का पूरा तहखाना साउंड प्रूफ था, जिसकी वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं गई और थी, वरना अभी तक पूरे के पूरे लोग उठ चुके होते। तभी आकाश जल्दी से आस्था के पास गया और उससे बोला, आस्था प्लीज इस तरह से पैनिक मत करो, प्लीज आस्था। लेकिन आस्था तो उस वक्त अरमान को देखकर बहुत ज्यादा डर लग रही थी, क्योंकि वो बड़ा ही खूंखार लग रहा था। तब आकाश ने डॉक्टर रश्मि की ओर इशारा किया। वह समझ चुका था कि आस्था इस तरह से नहीं रुकेगी, और वैसे भी डॉक्टर रश्मि समझ चुकी थी कि इस तरह से खून देखने के बाद आस्था को एक बार फिर से पैनिक अटैक आना शुरू हो गया है। तो फटाफट से उसने आस्था को भी एक इंजेक्शन दे दिया था, जिसकी वजह से आस्था जल्दी ही गहरी नींद में चली गई थी। तब रश्मि ने आकाश की मदद से आस्था को एक बेड पर लेटवा दिया था, जो कि अरमान से थोड़ी ही दूरी पर था, क्योंकि इस हालत में आस्था को उसके कमरे में भी लेकर नहीं जा सकते थे। अगर कोई देख लेता तो उनके इतने सारे सवालों के जवाब कौन देता। तो इसीलिए जैसे ही आकाश ने आस्था लेटाया, आकाश ने सुमित से कहा, मुझे लगता है कि हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए। वैसे भी सुबह के 4 बज चुके हैं और सुबह तक अरमान को भी होश आ जाएगा, और आस्था तो ऑलरेडी काफी देर तक सोएगी, क्योंकि डॉक्टर रश्मि ने बताया है कि उसने उसे पैनिक से अटैक से बचने के लिए कुछ इंजेक्शन दिए हैं, जिसका असर अभी काफी देर तक रहता है। तो इस तरह से हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वैसे भी दादाजी और ध्रुव आहन के सवालों के भी जवाब देने होंगे। ये सोचते हुए जल्दी ही वह दोनों भी वहां से निकल चुके थे। वहीं अब उस तहखाने में केवल अरमान और आस्था ही थे, जो कि बेहोश थे। कल डॉक्टर रश्मि अपने कमरे में तो आ गई थी, लेकिन अरमान का चेहरा उसकी आंखों से जा ही नहीं रहा था, जिस वजह से डॉक्टर रश्मि सो ही नहीं पा रही थी। उसने अपने कमरे की लाइट जला रखी थी, क्योंकि जितने भी पेशेंट के ट्रीटमेंट किए थे वह ऑलमोस्ट दिन में ही किए थे, और उसने ऐसे एक्सीडेंट में काफी भयानक चेहरे भी देखे थे। लेकिन अरमान सिंघानिया का जो चेहरा था, क्योंकि यह बात साफ थी कि उसका हाथ से इतना खून लगकर उसके शरीर पर नहीं जा सकता था, तो इसका मतलब साफ था कि अरमान के शरीर पर जो उस वक्त खून था वह उसका तो नहीं था, बल्कि किसी और का था। तो ये बात रश्मि को अंदर ही अंदर डरा रही थी, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रही थी। वही सुमित और आकाश जैसे अपने अपने कमरे में जाने लगे, और आकाश ने रश्मि के कमरे की जलती हुई लाइट देखे तो वह समझ चुका था कि इस वक्त उसके दिमाग में कितने सवाल चल रहे होंगे। तो वह नहीं चाहता कि अरमान को इस बात के बारे में पता चले कि डॉक्टर रश्मि ने उसकी ड्रेसिंग की थी, और डॉक्टर रश्मि ने अगर कभी अरमान से सवाल करेगी कि वह खून किसका था, तो ये बात तो अरमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये बात वह जानता था, तो उसको इस बात का एहसास था। इसलिए आकाश रश्मि के कमरे में चला गया। सुमित हैरानी से आकाश को डॉक्टर रश्मि के कमरे में जाते हुए देख रहा था। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। रश्मि उस वक्त कमरे में टहल रही थी। उसने एक बार फिर आकर अपने नाइटी का ऊपर का पहना हुआ शर्ट उतार दिया था, क्योंकि उसके बाजू पर अरमान का ट्रीटमेंट करते वक्त कुछ ब्लड भी लग चुका था। लेकिन उसकी जो अंदर की पहनी हुई नाइटी थी वह एकदम क्लीन थी। वही आकाश जैसे ही उसके कमरे में आया और उसने रश्मि को देखा तो देखता रह गया था। रश्मि बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही रश्मि जल्दी जल्दी में कुंडी लगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से आकाश वहां आ गया था। जैसे ही रश्मि ने अपने सामने आकाश को पाया तो वो उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगी थी, और अगले पल उसका ध्यान अपनी हालत पर गया था। फटाफट से उसने बेडशीट से ही खुद को कवर करने की कोशिश की, लेकिन तब तक आकाश में उसका हाथ पकड़कर रोक दिया था और उससे बोला, ये सब ड्रामा मेरे सामने करने कोई जरूरत नहीं है। तुमने कमरे की लाइट इसलिए खुली छोड़ी है ना ताकि मैं तुम्हारे कमरे में आऊं। अगर तुम मुझे अपने आप को इस तरह से दिखाना ही चाहती थी तो इस तरह से अब खुद को ढकने की कोशिश क्यों कर रही हो?
जैसे ही एक बार फिर आकाश ने रश्मि पर अपनी जुबान से वार किया, अब रश्मि गुस्से से बौखला गई थी और गुस्से से उसकी ओर देखकर बोली, मिस्टर आकाश, अपनी हद में रहो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम मुझ पर इस तरह से इल्जाम लगाओ, समझे तुम? और वैसे भी अगर मैं तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूं तो तुम इस वक्त इस कमरे में मेरे साथ में क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत बड़ी महान आत्मा हो ना, तुम तो लड़कियों को ऐसे देखना पसंद भी नहीं करते होंगे ना, तो एक काम करो, यहाँ से अभी और इसी वक्त चले जाओ और अपनी इज्जत बचाओ, कहीं मैं तुम्हारी इज्जत ही न लूट लूं। रश्मि की बात सुनकर आकाश हाइपर हो गया था। फटाफट से उसने रश्मि का मुंह अपने हाथों से पकड़ा था और उसका मुंह जोरों से भींचते हुए बोला, खबरदार, जो तुमने मुझसे ऐसे बात की तो और मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत देना और अरमान से भूल कर भी किसी तरह की कोई क्वेश्चंस मत करना। और रही बात उस खून की, वह खून किसका था या किसका नहीं, ये अपने दिमाग से निकाल दो। तब रश्मि हैरान हो गई और सोचने लगी कि इसे कैसे पता चला कि इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ। लेकिन आकाश तुरंत उसके चेहरे के हाव भाव पढ़कर समझ गया कि वह क्या सोच रही है, तो वह डेंजरस टोन में बोला, तुम्हें ज्यादा अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे ये कैसे पता चला कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। और वह आगे बोला, जो कुछ भी तुमने किया है या जो कुछ भी तुमने देखा है उसे सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना, किसी और के सामने मुंह खोलने की कोशिश मत करना। अगर तुमने किसी से भी एक बार भी कुछ भी शेयर करने की कोशिश की तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। ऐसा कहकर उसके हाथ को छोड़कर उसे बेड की ओर धकेलता हुआ आकाश कमरे से बाहर निकल गया था। वही रश्मि आकाश के इस तरह के बर्ताव पर पूरी तरह से चौंक गई थी और लास्ट वाली ये बात कि अगर उसने इस बात के बारे में किसी को बताया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये बात उसे हैरान कर गई। वह सोचने लगी कि आखिरकार अरमान का ऐसा कौन सा राज है जो वह नहीं जानती, क्योंकि जहां तक वो अरमान को शुरू से जानती है या समझती है, उसे ये तो पता था कि अरमान एक बड़ा ही खड़ूस टाइप और एरोगेंट किस्म का है और उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन आज आकाश की बातें सुनकर उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि अरमान की कोई और भी पहचान हो। वेल, यही सब सोचते हुए उसे एहसास नहीं रहा कब वो को नींद की आगोश में चली गई। वहीं दूसरी ओर तहखाने में अगली सुबह अरमान सिंघानिया की आंख खुल चुकी थी और जैसे ही उसने अपने आप को मेंशन के तहखाने में पाया तो उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई थी और आराम से उठा और उठकर अपने आसपास देखने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने ठीक बराबर वाले बेड पर सोती हुई आस्था पर पड़ी तो वह हैरान हो गया और वह मन में बोला कि ये आफत यहाँ तहखाने क्या कर रही है? कहीं इस आफत ने तो मुझे उस हालत में नहीं देख लिया। कहीं ना कहीं अरमान के दिमाग में कितने ही सारे सवाल आ रहे थे कि ठीक उसी वक्त सुमित वहां गया था, क्योंकि सुमित जानता था कि अगर अरमान सुबह उठ जाता है तो उसके दिमाग में कितने ही सारे सवाल चल रहे होंगे और अगर आस्था को इस तरह से अपने पास देखेगा तो कहीं वो उसे हट ना कर दे, क्योंकि जब से अरमान ने उस पर हाथ उठाया था, साथ ही साथ उसकी जान लेने की कोशिश की थी, तब से हर कोई अरमान और आस्था को एक साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहता थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि आस्था की जान फ्री फन में जाए। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।